तो इन यूनिमोलिकुलर एक्शंस क्या होती है, हम लोगों को पहले उसको पढ़ना है, फिर थोड़ा सा उसमें देखना है कि एक लेटमैन साइंटिस्ट आए हैं, हम लोगों ने अपना कोई थीसिस दिया है। ठीक है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, देखो, इन द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विच आर आल्सो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ओनली वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है, कहते हैं जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक है, जो क्या फर्स्ट ऑर्डर मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं आपकी, वो क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर होंगे। ठीक है, जो भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस हैं वो सारी मोस्टली क्या होती हैं, आपकी फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस को फर्स्ट ऑर्डर होती है मोस्ट ऑफ केसेस में। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे हाई और लो के केस में कई बार सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के टॉपिक आ जाता है। ठीक है, पर जनरली हम लोग कहते हैं कि अगर कोई यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है, ठीक है, वो क्या होते हैं, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर होती है। पर ऐसा नहीं है कि वो हर बार फर्स्ट ऑर्डर होंगी, कई आपके जो डिफरेंट केसेस हैं, मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर वो सेकंड ऑर्डर भी हो जाती है। ठीक है, पर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, ओनली वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज कॉज्ड बाय कोलिजन। ठीक है, जो एक्टिवेशन, क्योंकि आपको पता है कि उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, रिएक्शन करवानी है तो आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और वो एनर्जी वो कहाँ से लाएंगे, ठीक है, कोलिजन से। एनर्जी कहाँ से लाएंगे, कोलिजन से। तो कोलिजन शुड ऑर्डिनरी लीड टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और आपको पता है कि जब भी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जब भी क्या होगा, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होंगे, तो ऑब्वियस बात है, फिर तो आप क्या कहोगे, वो क्या क्या बनाएंगे, आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बना देंगे। ठीक है, देखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देखो फर्स्ट ऑर्डर की भी होती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मोस्टली उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो भी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, मतलब जो भी एक्टिवेशन बनाने के लिए, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वो कैसे मिलता है, उसे कोलिजन्स के द्वारा। ठीक है, और शुड ऑर्डिनरी लीड टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या बनाएंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनाएंगे। However, when the observed rate of reaction could be first order। ठीक है, और आपको पता है कि जो ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है। ठीक है, आप ऊपर कह रहे हो सेकंड ऑर्डर है और ऑब्जर्व फर्स्ट ऑर्डर हो रही है। ठीक है, इफ however the activation is by the absorption of radiant energy। ठीक है, दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, यदि मान लो मैं कह दूं कि जो आपको एनर्जी मिल रही है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, अगर कोई वेसल में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करवा रहे हो, इसको रेडिएशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उस केस में वो रिएक्शन क्या हो सकती है, वो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, वो रिएक्शन क्या हो सकती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। ठीक है, बट मैनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर कंडीशन देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, कुछ ऐसी भी रिएक्शंस हैं जो क्या होती हैं, डार्क कंडीशन में होती हैं। ठीक है, किस कंडीशन में, वो डार्क कंडीशन में, उनके लिए किसी भी तरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए लाइट का या कोई रेडिएशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी वो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर दिखा रही है, फर्स्ट ऑर्डर दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में तो क्या आना चाहिए, कोलिजन करते हैं तो सेकंड ऑर्डर आना चाहिए, क्योंकि कोलिजन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। बट एक्चुअल में जो आपकी जो रिएक्शन है उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर आता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में, पर मैंने कहा कि सेकंड भी आता है, वो लो कंसंट्रेशन पे होता है, हाई कंसंट्रेशन में मोस्टली मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑर्डर। बाकी इसको भी केस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वो कहता है कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते थे यदि मैं रेडिएशन का कंसेप्ट यूज करता। ठीक है, कि मैंने किसी भी रिएक्शन को क्या कर दिया है, रेडिएशन प्रोवाइड कर दिया है, एनर्जी प्रोवाइड कर दी, और वो एनर्जी से वो फर्स्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, बट आपने देखा कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो डार्क कंडीशन में होती है और फर्स्ट ऑर्डर होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो व्यू था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी का, ठीक है, ये अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब ये सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद लिंकमैन आया है 1922 में, और इसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑफर किया है। ठीक है, मैं आपको अपने नोट से भी बना देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, उसमें थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी बस आसान है और बाकी चीज नहीं लिखी हुई है। देखो,
पैरिन हाइपोथेसिस थी ये, ठीक है। कहते फर्स्ट थ्योरी थी जिसने डिफाइन किया था यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को, और ये प्रपोज की गई थी पैरिन के द्वारा। ये जो रेडिएशन वाला कंसेप्ट था वो किसका था, ये पैरिन का था, और ये फर्स्ट थ्योरी थी किसी भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। द रेडिएशन हाइपोथेसिस प्रपोज बाय पैरिन फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए था, कंसेप्ट किसने दिया था, पैरिन ने दिया था, और कंसेप्ट क्या है, रेडिएशन एनर्जी का है, ठीक है। वो कहते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन, ठीक है, जो भी एनर्जी रिएक्शन को चाहिए वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड बाय रेडिएशन फ्रॉम द होल ऑफ द वेसल, ठीक है। मतलब आप लोग क्या करवाएंगे, जनरली एक रेडिएशन उस पर क्या करवाएंगे, फोल्ड करवाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो उसके पैरिन के अकॉर्डिंग क्या था, पैरिन कहता था कि जो भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो हमेशा क्या होगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर होगी, ठीक है। इफ इट्स सो, यदि ऐसा है तो ऑल ऑल यूनिमोलिकुलर रिएक्शन शुड बी प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो कहते हैं यदि ऐसी बात है, अगर पैरेंट की बात को सच मान लिया जाए तो इसका मतलब तो ये है कि जितनी भी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होंगी वो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होंगी, बट ऐसा होता नहीं है। बट देयर आर मैनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दैट आर टेक्स प्लेस अंडर नो एब्जॉर्प्शन कंडीशन, मतलब इसमें किसी भी तरह का लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जो डार्क कंडीशंस में होती हैं। जैसे आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन है कि आइसोसाइनाइड आपका साइनाइड में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी डार्क कंडीशन है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड देयर आर मैनी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आल्सो दैट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी हैं जो क्या करती हैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को भी फॉलो करती हैं। तो इसीलिए जो पैरिन हाइपोथेसिस थी उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद कौन नया साइंटिस्ट आया है, लिंडमैन आया है, जिसने न्यू थ्योरी प्रपोज की है टू एक्सप्लेन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लिंडमैन, ठीक है। अब लिंडमैन क्या कहता है उसके भी सुन लेते हैं, ठीक है। अब लिंडमैन की यहाँ से सुननी है तो यहाँ से सुन लो, नहीं तो ये बुक है आगे, आज तो बुकों का भंडार है, ठीक है। ये लग राइटर है, ये उपाध्याय है, ठीक है। ये एंजल एंड रीजन की बुक है, ठीक है। ये मैक्यूरी है, और ये अपने नोट्स में, ठीक है। ये एंजल एंड रीजन की बुक है, बुक करते हो बाद देख लोगे बुक्स भी, ठीक है। देखो ये लिंकमैन मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं, रीडिंग पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। देखो द लिंकमैन मैकेनिज्म फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन प्रोवाइड एन एलिगेंट एग्जांपल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। जो लिंकमैन मैकेनिज्म है या जो किसके लिए होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए होता है, वो क्या करवाता है, आपको रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है काइनेटिक्स के बीच में, रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में। मतलब काइनेटिक्स भी बताएगा और रिएक्शन किस तरीके से होती है, उसका रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन हो रही है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आपका पार्टिसिपेट करेगी, उसको भी एक्सप्लेन करेगा। देखो दिस मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जर्व कंसंट्रेशन डिपेंडेंस इन यूनिमोलिकुलर डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। तो उस ये मैकेनिज्म ने क्या किया है आपका, कि जो ऑब्जर्व आपका कंसंट्रेशन हो रही है उसको बताने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे मान लो कि ये ए है, मान लो कन्वर्ट हो रहा है कोई फ्रेगमेंट में, या आप ऐसे कर सकते हो कि ए कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जनरली किसको उठा के चल रहे हैं, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन को उठा के चल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ए फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया है, ठीक है। देखो इन दिस रिएक्शन आर एक्टेड मॉलिक्यूल अंडरगो डीकम्पोजिशन, obvious बात है कि जो ऊपर आप रिएक्शन देख रहे हो तो इसमें मॉलिक्यूल क्या जा रहा है, डीकम्पोजिशन में जा रहा है। when the energy content of one or more vibration mode is sufficient for the decomposition to occur, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी बॉन्ड ब्रेक, मानो आपको कोई भी क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो भी बॉन्ड है, ठीक है, वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं और स्प्रिंग आपका वाइब्रेशन मोशन करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको पता है कि रिएक्टेड मॉलिक्यूल को डिकम्पोज होना है तो उसको क्या, इसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो क्या सके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल हो सके। द क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डज द रिएक्टेंट एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू अंडरगो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनके पास कैसे इतनी एनर्जी आई कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि वन पॉसिबिलिटी इज दैट द रिएक्टेंट एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट थ्रू अ बाइमोलिकुलर कोलिजन, ठीक है। तो कहते हैं इस तरीके से अगर एनर्जी मिल सकती है कि यदि मॉलिक्यूल क्या करे, बाइमोलिकुलर कोलिजन करे। बाइमोलिकुलर का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, टकरा जाए।
तो आपको वहां से क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हाउएवर द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन डेमोन्स्ट्रेट ओनली फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर एट हायर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कहते हैं एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो रेट है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर होती है एट हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मैंने ये बताया था कि हाई कंसंट्रेशन पे, हाई प्रेशर पे जो आपकी रेट आएगी वो क्या आएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर आएगी, एंड नोट सेकंड ऑर्डर। ठीक है, नोट सेकंड ऑर्डर एज एक्सपेक्टेड फॉर सिंगल स्टेप बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। ठीक है, सिंगल स्टेप जो आप लोग कह रहे हो कि एक मॉलिक्यूल था वो दूसरे मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक स्ट्राइक किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं सिंगल स्टेप को देख लूं और मैं ये कह दूं कि ये रिएक्शन तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगी, पर ऐसे आपने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो हाई कंसंट्रेशन थे, हाई प्रेशर थे, ये रिएक्शन किस काइनेटिक्स को फॉलो करती है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। यहाँ तक क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, उसके बाद देखो फ्रेडरिक लिंडमैन है, उन्होंने प्रपोज किया अनदर मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द ऑर्डर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इन लोगों ने, लिंडमैन ने एक अनदर मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो लिंडमैन ने, देखो लिंडमैन मैकेनिज्म इन्वॉल्व टू स्टेप। ठीक है, फर्स्ट रिएक्टेंट एक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू अंडरगो रिएक्शन थ्रू अ बायोमोलिकुलर रिलीज। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि रिएक्टेंट को क्या मिलेगी, सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, रिएक्टेंट को क्या होगा, आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसको एक सफिशिएंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट किसके द्वारा पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, वो होगा आपका बायोमोलिकुलर कोलिजन के द्वारा। वो कैसे पूरा होगा आपका, बायोमोलिकुलर कोलिजन के द्वारा। देखो इसमें क्या आ रहा है कि दो ए और ए मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं, और इसने क्या किया, देखो, तो किसी एक मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी दूसरे को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बन गया। क्या बन गया, ये एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बन गया। देखो, इन दिस रिएक्शन ए स्टार इज द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो ए स्टार बन गया है वो क्या है, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट है। दैट हैज रिसीव्ड सफिशिएंट एनर्जी। ठीक है, जिसके पास क्या आ चुकी है, सफिशिएंट एनर्जी आ चुकी है कि वो डीकंपोजिशन में जा सकता है। ठीक है, और जो उसका कोलिजन पार्टनर था, ठीक है, जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कोलिजन पार्टनर था, वो क्या कर देगा, वो शांत होकर बैठ जाएगा। ठीक है, क्यों शांत होकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसके पास अब एनर्जी नहीं रही। क्योंकि देखो, वो सिंपल सी बात, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, तो मान लो मैं कहूँ कि आपको कोई चीज खरीदनी है। ठीक है, वो चीज आपकी 100 रुपए की है, वो चीज आपकी 100 रुपए की है। ठीक है, अब मान लो वो चीज, और आपके फ्रेंड के पास भी 50 रुपए है, ठीक है, और आपके पास भी 50 रुपए है। तो ये काम हो सकता है कि आप ऐसे कहोगे, चलो दूसरे फ्रेंड को कहोगे, चलो ठीक है, तू मेरे 50 रख ले, तू चीज खरीद ले, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है, पर ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी मैं खरीद लूंगा। तो आप अपने 50 रुपए क्या दे दोगे, उसे दे दोगे, तो उसके पास क्या हो जाएंगे, 100 रुपए हो जाएंगे। अब वो उस चीज को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। सिमिलरली यहाँ पे है कि यहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल थे, इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि ये क्या कर सके, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो लिंडमैन कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या किए हैं, स्ट्राइक किए हैं। स्ट्राइक करने पर एक ने दूसरे को एनर्जी क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, और क्या बना दिया है, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया है, या एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बना दिया है, जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो क्या कर सकता है, डीकम्पोजिशन में जा सकता है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर सकता है। और जो इसका कोलिजन पार्टनर होगा, ठीक है, ये जो कोलिजन पार्टनर था ये वाला, ठीक है, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, इसके पास इनसफिशिएंट एनर्जी, मतलब इसके पास अब कुछ नहीं रहेगा, अब वो कुछ नहीं खरीद सकता, मतलब उसके पास 0 रुपए है, अब 0 से कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनसफिशिएंट एनर्जी है। ठीक है, आगे देखो सेकंड स्टेप में क्या होता है। ठीक है, द सेकंड स्टेप ऑफ द लिंडमैन मैकेनिज्म, द एक्टिवेटेड रिएक्टेंट अंडरगो वन ऑफ द टू रिएक्शन। ठीक है, तो एक्टिव जो सेकंड स्टेप है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है। पहली चीज क्या हो सकती है कि जो मान लो आपको, मतलब सिंपल वही एग्जांपल को उठा के चले कि अगर मान लो आपके फ्रेंड को आपने 50 रुपए दे भी दिए, उसके पास 100 रुपए हो भी गए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यार रहने दे, जब मतलब होंगे ना मैं खुद ही ले लूंगा, तो मतलब तू, तुझे भी चाहिए होंगे, तू रख ले वापस। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको वापस 50 रुपए दे देगा।
ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो कोई बात नहीं, वो आपसे पैसे जो आपने दिए हैं उसको ही लेके क्या कर लेगा, अपना प्रोडक्ट जो खरीदना है उसको खरीद लेगा। ठीक है, तो वहां पर सिमिलरली यही दो पॉसिबिलिटीज आपको बताई गई हैं कि यहाँ पर जो आपका एक्टिवेटेड रिएक्टेंट था वो क्या करेगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है गैस का, उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन मतलब कोलिजन करेगा, और कोलिजन करके क्या कर देगा, जो एक्टिवेटेड एनर्जी थी उससे क्या कर देगा, वो वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो मतलब वो एक्टिवेटेड है, ये एक्टिवेटेड आपका किसी कोलिजन रिएक्शन करके क्या बना दिया, ए प्लस है, मतलब ये बैकवर्ड में चला गया। कहाँ चला गया, ये बैकवर्ड में चला गया। ठीक है, और या फिर क्या हो सकता है कि जो एक्टिवेटर रिएक्टेंट है वो क्या बना दे, आपका प्रोडक्ट बना दे। ठीक है, तो आपने लिखा भी हो यहाँ पे कि जो सेकंड स्टेप है लीडमैन मैकेनिज्म का, जिसमें क्या कहता है, जो एक्टिवेटर रिएक्टेंट है वो अंडरगो जाता है वन ऑफ द टू रिएक्शन, मतलब इन दोनों रिएक्शन में कुछ एक होगा। ठीक है, कोलिजन रिजल्टिंग इन डीएक्टिवेशन। ठीक है, मतलब या तो डीएक्टिवेशन भी हो सकता है या फिर डीकम्पोजिशन भी हो सकता है, जिसके कारण प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ तक ये था लिटमैन का मैकेनिज्म, सिंपल सा। बताओ, ये बता दो भाई, समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. टॉपिक में शुरुआत में आपके पास फुल एनर्जी होती है, जाते जाते एनर्जी पता नहीं तुम्हारी कम होने लग जाती है। देखो, द सेपरेशन ऑफ रिएक्शन इनटू टू स्टेप। ठीक है, तो सेपरेशन है जो रिएक्शन का, मतलब ऑब्वियस बात है, पहले एक स्टेप होगा उसके बाद दूसरा स्टेप होगा। ठीक है, ये की कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन है लिटमैन का। देखो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, यहाँ पे टाइम लैग जरूर है। ठीक है, मतलब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बना है, फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में बना है। तो यहाँ पे एक टाइम का सेपरेशन जरूर है। ठीक है, सेपरेशन इन अ टाइम स्केल एग्जिस्ट बिटवीन एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ये बात ध्यान रख लेना, स्टेटमेंट में पूछी जाती है ये चीजें, जो मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आप लोग क्या लिखेंगे, देखो तो आगे आप लोग रेट लिखोगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट क्या आएगी, देखो द रेट ऑफ प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे, जब dp बाय में dt इज इक्वल टू k2 इनटू में a एक्टिवेटेड, और आपको पता है कि ये जो a एक्टिवेटेड है ये तो क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, जो आपका a एक्टिवेटेड है ये तो क्या है, आपके इंटरमीडिएट स्पीशीज है। और आपने पढ़ा है कि जो भी आप रेट को मेंशन करते हैं या तो आप कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिएक्टेंट की फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आप कभी इंटरमीडिएट की फॉर्म में रेट को कभी भी नहीं दिखाते या नहीं लिखते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरमीडिएट की क्या करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। और कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और कॉन्सेंट्रेशन निकालने के दो मेथड मैंने बताए थे, या तो आप लोग प्री एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो या फिर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो टॉपिक में लगाया गया है वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, वो क्या लगाया गया है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आप लोगों ने पढ़ा भी था कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या होता था कि शुरुआत में और लास्ट में उनको छोड़ के बीच में जो इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो मतलब जो इंटरमीडिएट का डेरिवेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। ठीक है, कि मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सपेक्ट, मतलब आप लोग किसको छोड़ देंगे, आप लोग शुरुआत को छोड़ दें और फाइनल को छोड़ दें, और बीच की अगर बात करूं तो उस टाइम के बीच में, उस टाइम में कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यही कहता था कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो मैंने वही चीज यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा मैं वहां दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी डिटेल में लिखी गई है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया है। ठीक है, बस इसको बताने के लिए मैं रुका हूँ। देखो यहाँ पे फिर लिख दो, यहाँ पे जैसे काम करते थे प्लस वन प्लस टू वाला, देखो माइनस डी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी ए स्टार अपॉन में डी टी, क्या आ जाएगा यहाँ पे के वन इसके, फिर यहाँ पे माइनस डी ए स्टार बाय में डी टी।
ठीक है, डी ए बाय में डी टी इज इक्वल टू के माइनस वन ए स्टार इंटू में ए। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरी के लिए लिखोगे माइनस डी ए स्टार बाय में डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी पी बाय में डी टी। ठीक है, डी पी बाय में डी टी लिख सकते हो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी स्टार। और आपने क्या लिखा है, आपको क्या लिखना है कि डी ए स्टार, ठीक है, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन, इसको निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, जब इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है यहाँ से, और इसको जीरो के पुट करना है, क्यों, क्योंकि हमारा एस एस से हम लगा रहे हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ से डी ए स्टार बाई डी टी ये रहा, ठीक है, डी ए स्टार बाई डी टी ये रहा, और डी ए स्टार बाई डी टी ये रहा। तो इन तीनों को वैल्यू उठा लो, तो वैल्यू उठा लोगे तो ये चीज बन जाएगी। यहाँ से क्या बन गया, के वन ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, माइनस के माइनस वन ए स्टार ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस टी ए स्टार में डी टी किसके बराबर है, के टू ए स्टार के। तो यहाँ पे माइनस को भी क्या ले जाओ, इधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या बनेगा, डी ए स्टार बाय में डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, के टू ए स्टार बन जाएगा। तो उसको यहाँ लिख दो। और एस एस से मैंने बताया था, एस एस से अगर अप्लाई कर दिया तो आपने क्या लिखना, उसके बराबर जीरो लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस वालों को एक तरफ कर दो, मतलब यार सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट वाली टर्म है उन सबको एक साइड ले जाओ, और जो विदाउट इंटरमीडिएट वाली है उनको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये माइनस वाला को उधर ले गए हैं तो ये प्लस में आ जाएगी, और इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया है हम लोगों ने। और यहाँ से ए स्टार आप लोग कॉमन निकाल लेना, और बाकी जो भी आपका बचेगा उसको डिवाइड में लिख देना। तो ये क्या आ जाएगी, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी किसकी, इंटरमीडिएट की। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई है किसकी, इंटरमीडिएट की, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिवेटेड रिएक्टेंट की। ठीक है, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और आपको बता रहे हैं डीपी बाई डी टी क्या है, डीपी बाई डी टी तो यही था ना, के टू इंटू में ए स्टार, यही होता था, के टू इंटू में ए स्टार। ए स्टार की क्या कर दिया आपने, वैल्यू पुट कर दी, और ए स्टार की वैल्यू क्या है, के वन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के वन के माइनस ए प्लस में के टू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई है, रेट आ चुकी है। ये क्या आ चुकी है आपके पास, रेट आ चुकी है। dp by dt रेट इज इक्वल टू के वन के टू, ठीक है, इनटू में ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय में के माइनस वन ए इसमें के टू। तो ये इसको याद करना है आपको। ठीक है, कि रेट का फॉर्मूला क्या है। अब आगे भी देख लेते हैं, आगे उन्होंने बुक के अकॉर्डिंग भी चल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक आपने निकाल लिया है, यहाँ तक देखो 19.28 तक आपका एक्सप्रेशन निकल चुका है, आपको यहाँ तक टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। तो 19.28 तक तुम पहुंच चुके हो। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, तो यही इक्वेशन 19.28 ये क्या है, रिजल्ट है लेटमैन मैकेनिज्म का। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर डिपेंडेंस ऑफ ए डिपेंड ऑन द रिलेटिव। ठीक है, मतलब इस पे भी डिपेंड कर रही है ऑर्डर, और इस पे भी डिपेंड करता है, दोनों भी क्या कर रहे हैं, जो रेट है डिपेंड कर रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे यदि कहता है कि एट हायर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं क्या कहता हूँ कि कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो जो डिनोमिनेटर में आप लोग देख रहे हो, डिनोमिनेटर में क्या है, के माइनस वन ए प्लस में के टू। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैं डिनोमिनेटर में के टू को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, के टू को इग्नोर कर दूंगा। तो जब आप के टू को इग्नोर कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो डीपी बाय में dt, ठीक है, के वन के टू ए स्क्वायर डिवाइड में क्या बन जाएगा, के वन माइनस वन ए, और ए से ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो इक्वेशन किस में बदल जाएगी, जो 19.28 रिड्यूस टू, तो क्या बनाएगा आपका dp बाय में dt इज इक्वल टू के वन के टू माइनस ए, यहाँ पर क्या सिर्फ बन जाएगा ए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे, या मतलब जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में जो रेट है वो क्या होगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ठीक है, उसके बाद देखो इक्वेशन 19.29, तो इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट दैट एट हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर, मतलब प्रेशर कह लो या कंसंट्रेशन कह लो, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या है, CRT होता है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू CRT, और C क्या होती है, कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आप सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं, और गैसेस के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर आप लोगों पे ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखी गई है। ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है क्या आता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और यहाँ पे आर टी को इस साइड ले गए हैं, वॉल्यूम को इस साइड ले गए हैं। ठीक है, ये जो मैंने रिलेशन बताया था ना, पी इज इक्वल टू सी आर टी, तो उसी को बताएगा। एक्सप्रेशन सबको पता ही है, पी इज इक्वल टू सी आर टी वाला। ये इसको बताऊं मैं, बताओ। अरे बताओ, प्रेशर इक्वल टू सी आर टी का एक्सप्रेशन पता है नहीं पता, वैसे निकलता है। ये ऐसे ही है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, वी को इधर ले जाओ आइडियल और गैस इक्वेशन वाला। हाँ हाँ, बस वो वहीं से निकल जाएगा। तो एन ए बाई में भी, एन ए बाई में भी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट या फिर किसी भी सॉल्यूट के लिए ले सकते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होता है, मोलैरिटी होती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी द फर्स्ट ऑर्डर। वो भी बात कह रहे हैं कि हाई रिएक्टेंट पे या हाई प्रेशर पे। ठीक है, दोनों में कोई भी टर्म बोली जा सकती है, अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन या फिर अकॉर्डिंग टू गैसेस। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो मैकेनिकली अगर हम बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, ऑब्वियस बात है, जब प्रेशर हाई होगा, मान लो आपने कोई कंटेनर ले लिया है। ठीक है, अब कंटेनर में बहुत सारे क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल है। अब आप किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या चीज होगी, आपको ये बात अंडरस्टूड है कि आप किसी पे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कोलिजन मैक्सिमम होंगे। ठीक है, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा आपका रिएक्शन में, अगर प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया है तो उसके कारण क्या रिजल्ट आएंगे, उसके कारण कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि कोलिजन ज्यादा होगा, यदि आपका कोलिजन ज्यादा होगा तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एट हाई प्रेशर द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बी प्रोड्यूस फास्टर। ऑब्वियस बात है कि जो, क्योंकि कोलिजन ज्यादा होंगे तो ज्यादा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनेंगे, फास्टर देन द डीकम्पोजिशन। मतलब इतना एक्टिवेटेड जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा बनेगा और वो टूटेगा कम। मतलब दो स्टेप बताया ना मैंने लीडमैन मैकेनिज्म में, पहला क्या था कि कोलिजन करके क्या बने, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बने। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि वही एक्टिवेटेड रिएक्टेंट क्या हो जाए, डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना ले। अब वो कहते हैं कि जो पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप है कि एक्टिवेटेड रिएक्टेंट का बनना, वो तो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, और जो सेकेंड स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप है जो मिला कि जिसमें एक्टिवेटेड रिएक्टेंट क्या होगा, डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाएगा, वो रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, फास्ट हो जाती है। तो आपको पता है कि रेट किस पर डिपेंड करती है, रेट हमेशा स्लो डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे करती है और वो कौन से होता है, वो स्लो स्टेप होता है। तो इसीलिए जब कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर हाई होगा तो रेट किस स्टेप पे डिपेंड करेगी, रेट इस स्टेप पे डिपेंड करेगी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप है लीडमैन मैकेनिज्म का, उस पे आपकी रेट डिपेंड करती है एट हाई प्रेशर। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने बताई है। बताओ समझ आई या नहीं आई इतनी बात। यस सर। यस सर। उसके बाद देखो क्या, और यदि मैं कहूं कि लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा, यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो है तो उस केस में क्या होगा। ऑब्वियस बात है, लो में क्या होगा, अगर मैं कहूं कि प्रेशर लो है। ठीक है, यदि प्रेशर, चलो मैं कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पहले इसकी एक्सप्रेशन बता देता हूँ, फिर मैं नॉर्मल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर देखो कंसंट्रेशन कम हुई तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है K-1 A, इसको क्या कर देना, आप लोग इग्नोर कर देना। तो डीपी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डीपी बाई डी टी आ जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई K2। ठीक है, ए स्क्वायर, और K2 से K2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेट है वो किसके बराबर आ जाएगी, K1 A स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो जो इक्वेशन आपकी 19.28 है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, 19.30 में रिड्यूस हो जाएगी, अगर तुम ये वाली कंडीशन को क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो। कौन सी कंडीशन है कि K2 क्या है, बड़ा है किससे, K-1 A से। ठीक है, अगर इस कंडीशन को अप्लाई करते हो तो 19.28 रिलेशन आपका 19.30 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन 19.38 ये कहां पर, क्योंकि ये तो क्या है, या तो लो कंसेंट्रेशन पे है या लो प्रेशर पर है। अब इसमें क्या होगा, जब प्रेशर लो होगा गैस का, तो जब आप लोग ऊपर से प्रेशर नहीं लगा रहे, तो प्रेशर नहीं लगाओगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। और जब गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनके बीच में कोलिजन्स भी क्या होंगे, कम होंगे। तो जब कोलिजन्स कम होंगे तो जो एक्टिवेटेड रिएक्टेंट बनेगा वो भी क्या बनेगा, आपका कम बनेगा। तो
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लीडमैन मैकेनिज्म था उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। वो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, और जो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो इसी बात पे तो डिपेंड करता है कि एक्टिवेटेड रिएक्टेंट डीकंपोज हो। ठीक है, तो यदि फर्स्ट वाला स्लो है तो वो सेकंड भी स्लो हो रहा है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे कौन सा स्टेप स्लो है, फर्स्ट ज्यादा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर पे क्या चीज का बनना मुश्किल है, वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना। ठीक है, या फिर एक्टिवेटेड रिएक्टेंट का फॉर्मेशन पॉसिबल कम है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ये मैंने बता दिया, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये बता रखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ज्यादा है, डीएक्टिवेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे K2 अगर ज्यादा है K-1 ए से, तो लो कंसंट्रेशन में या लो प्रेशर में सेकेंड ऑर्डर फॉलो होती है। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वही में आल्सो डिटरमाइन फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका रेट कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने ये इक्वेशन मान ली कि एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K डैश। ठीक है, मैंने क्या मान लिया कि कोई ये रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट कांस्टेंट K डैश है, तो रेट कैसे लिखोगे, dp बाय dt K डैश इनटू में A। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों ने सिंपल सा क्या चीज करनी थी, देखो K डैश को एक तरफ लिख लो, 1/A को इधर ले जाओ। अब dp बाय dt तो तुम्हें पता ही है, अब dp बाय dt तो तुम लोगों को रिलेशन पता है, प्रोडक्ट का तुम लोगों ने निकाल ही रखा है। प्रोडक्ट क्या है, K1 K2 इंटू में A स्क्वायर डिवाइड में K1 माइनस A प्लस में K2। ठीक है, तो यहाँ से A से A कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पर K डैश क्या आ जाएगा, K डैश आ जाएगा आपका K1 K2 इंटू में A डिवाइड में K-1 A प्लस में K2। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये क्या रिलेशन निकल जाएगा, क्या तो यहाँ पर ये क्या आ गया है, आपका रिलेशन आ चुका है किसका, K डैश का। ठीक है, तो K डैश किसके बराबर आ गया है, K1 K2 A डिवाइड में K-1 A इसमें K2। तो ये क्या आ चुका है, रेट कांस्टेंट आ चुका है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है ये। अब देखो आगे देख लेते हैं। देखो ये बुक में लिखा भी हुआ है इस तरीके से, देखो ये बुक में ये सारी चीजें तो कॉमन है, चाहे कोई भी बुक पढ़ लो, ये सारी चीज कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन थी। उसके बाद देखो यहाँ पर उन लोगों ने वो बात बदल दी जो मैंने अभी बताई है आपको, कहते मैनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, वो जो आपको पता है कि जो सेकेंड ऑर्डर मिलता है वो आपको लो प्रेशर में मिलता है। तो जो 4.56 इक्वेशन है जो आपकी, जो रेट निकालने वाली, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने निकालना था। ठीक है, K1 K2 इंटू में इसके डिवाइडर में K2 प्लस में K1, लो अलग अलग यूज करते हैं रेट कांस्टेंट, तो वहां से K1 की वैल्यू को निकाला जा सकता है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो वो ही इन लोगों ने देखो इस तरीके से निकाल दिया है। फिर आगे फिर लोग यही चीज करेंगे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, और उनके लिए ग्राफ भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाएंगे आगे। देखो देखो यहाँ पे देखो ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ग्राफ कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे इसको, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को रिवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा, अब 1 में K डैश, ठीक है, K-1 A ऊपर चला जाएगा प्लस K2, और नीचे क्या बन जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा इस तरीके से। फिर आप लोग क्या करना, अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो K-1 A अपॉन में K1 K2 A प्लस में K2 अपॉन में K1 K2 इंटू में A। ठीक है, यहाँ पर देखो
कुछ चीज कट तो नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1 में K डैश डिवाइड इज इक्वल टू K-1 अपॉन में K1 K2 प्लस है 1 अपॉन में K1 A। इस इक्वेशन को तुम y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो तुम्हें पता है ग्राफ बना सकते हो 1 अपॉन में K डैश, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन में K डैश आ गया है, यहाँ पर ये क्या बन चुका है आपका 1 अपॉन में x बन चुका है, 1 अपॉन में A क्या है आपका x है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है, K-1 अपॉन में K1 K2, ये क्या हो जाएगा C की वैल्यू आ चुकी है, और आपकी ये जो स्लोप है, स्लोप क्या आ चुकी है 1 अपॉन में K1 आपका क्या आ चुका है, स्लोप आ चुकी है। सो ये ऐसे इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। उस तरीके से यदि मैं मान लूँ कि मैंने कोई 2 एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और फर्स्ट के लिए जो मेरा रेट कांस्टेंट आया सपोज ये आ गया K1 K डैश अपॉन K1 लिख दिया, बस कुछ नहीं है, K1 लिखा है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, बस बात है कंसंट्रेशन यूज करने, कंसंट्रेशन यूज कर लो, प्रेशर यूज करना है, प्रेशर यूज करना है, ठीक है, प्रेशर यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में मान लो सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे BA2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद देखो क्योंकि इंटरसेप्ट का क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, आप क्या कर दो, आप सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में K डैश अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में K डैश 2 इज इक्वल टू, आपको तो ये चीज़ तो क्या आ जाएगी, कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में K1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन में PA1 माइनस में 1 अपॉन में PA2, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, K1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो K1 आ जाएगा 1 अपॉन में PA1 माइनस में 1 अपॉन में PA2 डिवाइड में यही नीचे लिख दो 1 अपॉन में K डैश 1 माइनस में 1 अपॉन में K डैश 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, K1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग, K1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन, ठीक है, जो एक्टिवेशन वाला स्टेप था ना आपका, एक्टिवेशन वाला स्टेप कौन सा था कि आपका A प्लस A, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होके, ठीक है, ये रेट कांस्टेंट लिखा था K1, और ये कंबाइन होके क्या बना रहे थे, एक्टिवेटेड रिएक्टेंट, प्लस में क्या बना रहे थे, A बना रहे थे, तो ये K1 क्या है, ये K1 आपने वो चीज निकाल दी कि एक्टिवेशन के स्टेप के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एक्टिवेशन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये निकाल दी आपने, यदि दो एक्सपेरिमेंट को कंपेयर किया जाए तो। देखो तो सेकंड प्लॉट है, सेकंड प्लॉट देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि मैंने वही रिलेशन उठा लिया है, ठीक है, जो ऊपर हम लोगों ने निकाला था ना, जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, उसी को वाला रिलेशन उठाया कि K डैश इज इक्वल टू K1 K2 इनटू में A डिवाइडेड में K माइनस 1 A प्लस में K2। अब आपको पता है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अगर हाई कंसंट्रेशन है तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो मैं K2 को क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, K2 को क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा, तो K2 को निगलेक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा K1 K2 इनटू में A डिवाइड में क्या बन जाएगा K माइनस 1 A, ठीक है, और A से A भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है किसके बराबर आ गया K1 K2 अपॉन में K माइनस 1 A, और यहाँ पे देखो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे आपको कोई भी A नहीं दिख रहा, मतलब आप लोग देख रहे हो कि जो भी रेट कांस्टेंट निकाला है वहां पे कोई भी A नहीं आ रहा है, तो मतलब जो भी आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है उस पर रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है, ये सेकंड प्लॉट की बात चल रही है, अब इसको उसके साथ कंफ्यूज मत कर देना फर्स्ट ऑर्डर के साथ, ठीक है, वो रेट थी, ठीक है, वो प्रोडक्ट की रेट थी कि रेट जो होती है, ठीक है, और यहाँ पे बात चल रही है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। हम लोगों ने बताया कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, उसके बाद यदि कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाए, तो कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई तो K माइनस 1 A प्लस में K2 में ये चीज कम है, तो इसको क्या कर देना, इग्नोर कर देना, तो K माइनस 1 A को क्या कर देना आप लोग, निगलेक्ट कर दो, ठीक है, तो इसको निगलेक्ट कर दो, क्या बनेगा सिर्फ नीचे K2 से K2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा K1 A, क्या बनेगा आपका K1 A, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर है आपका
ए आ रहा है उसमें, मतलब ये ए की पावर ऑन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा एट लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट किया गया है ए का और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का, ठीक है, ए का और फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि शुरुआत में जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और किसको फॉलो करेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करेंगे, आपके फॉलो करेंगे, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन पर क्या हो जाएगा, जो ये वाला रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो कौन सा ग्राफ दिखाएगा, कांस्टेंट। तो लीनियरली बिहेवियर यहाँ पे आपको शो होगा एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ थर्ड केस की, थर्ड केस क्या है कि यदि ये चीजें बराबर हो जाए, ठीक है, ये अपने पहले केस में कहा कि ये वाली चीज क्या है, निगलेक्ट कर दो, दूसरे केस में आपने कहा कि इस चीज को निगलेक्ट कर दो, तीसरे में मैंने कहा कि यदि दोनों चीजें बराबर हो जाए, कि के माइनस वन ए इज इक्वल टू के टू हो जाए, तब क्या करोगे, ठीक है। तो तब क्या करोगे आप, तो के माइनस वन ए इज इक्वल टू के टू, तो वैल्यू पुट कर दो। मैंने यहाँ पे के टू की जगह क्या पुट कर दिया है, के माइनस वन ए को पुट कर दिया, तो क्या आ गया मेरे पास वैल्यू, के वन के टू ए डिवाइड में क्या बन जाएगा, टू के माइनस वन ए बन जाएगा। यहाँ से ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया, के वन के टू डिवाइड में क्या बन गया, टू के माइनस वन। तो यहाँ पर इसको क्या पुट कर दिया मैंने, के इन्फिनिटी, क्या पुट कर दिया, के इन्फिनिटी। के इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, के वन के टू डिवाइड में के माइनस वन, ठीक है, ये मैंने के इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, के इन्फिनिटी लिख दिया, इस सारी चीज को के इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। देखो, इफ प्रेशर और कंसंट्रेशन एट विच द ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट डिक्रीज टुवर्ड द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन, ये वो स्पेशल कंडीशन है किसकी, प्रेशर की या फिर कंसंट्रेशन की, जहां पे जो ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मतलब अपने मैक्सिमम से वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो के इन्फिनिटी मैक्सिमम दिखा रहा है, तो मैक्सिमम से वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ हो जाएगी ऐसे कंसंट्रेशन पे। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे आपने यही मानना है कि के माइनस वन ए की पावर वन बाई टू इज इक्वल टू के टू है, तो ए की पावर वन बाई टू क्या आ जाएगा, के टू वन में के माइनस वन आ जाएगा। तो ये वो कंसंट्रेशन है जहाँ पे क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट है वो मैक्सिमम का क्या होगा, हाफ होगा। तो इसको याद रख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है क्योंकि ये सारा ग्राफ चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दो तरह के ग्राफ मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, के इन्फिनिटी की वैल्यू मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन को के इन्फिनिटी की फॉर्म में बताना चाहते हो तो आप लोगों को पता है कि ए वन बाई टू किसके बराबर है, के टू कौन है, के माइनस वन के। तो के इन्फिनिटी किसके बराबर है, के वन के टू बाई में के माइनस वन, तो के टू कौन है, के माइनस वन, तो जगह तुम क्या लिख दो, ए वन बाई टू लिख दो। तो ए वन बाई टू का फॉर्मूला आगे किसकी फॉर्म में है, के इन्फिनिटी की फॉर्म में। तो ए वन बाई टू पे आ गया के इन्फिनिटी बाई में वन आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये वो कंसंट्रेशन है जहां पे जो रेट कांस्टेंट है वो मैक्सिमम का क्या है, हाफ है, ठीक है। तो ये वो कंडीशन दिखा दी। तीन केस हम लोगों ने यहाँ से पढ़े हैं और तीनों ही क्या है, अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब मैक्यूरी में देख लेता हूँ, मैक्यूरी में क्या चीज खास है। देखो ये एग्जांपल देख लो, ये अच्छी बात है, ड्रॉ करने का ऑप्शन इस पे। देखो मैक्यूरी में क्या कहेगा कि दिस एग्जांपल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द, ठीक है, ये एग्जांपल क्या एक्सप्लोर करेगा, कनेक्शन दिखाएगा बिटवीन द ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट, ठीक है, बिटवीन द ऑब्जर्व एक्टिवेशन पैरामीटर, ठीक है, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द एक्टिवेशन पैरामीटर फॉर द इंडिविजुअल स्टेप, ठीक है। मतलब जो अलग इंडिविजुअल स्टेप होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि लिनेमेंट में ऐसे नहीं कोई एक स्टेप है, तीन स्टेप पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब एक तो एक्टिवेशन का, एक डीएक्टिवेशन का, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, ठीक है। और ये एग्जांपल क्या करेगा, कनेक्शन एक्सप्लोर करेगा इसके बीच में ऑब्जर्व एक्टिवेशन पैरामीटर, मतलब पूरी रिएक्शन के लिए
क्या आपका एक्टिवेशन कांस्टेंट आया और आपका इंडिविजुअल स्टेप के लिए क्या क्या रेट कांस्टेंट आ रहे थे, उनके बीच में रिलेशन ये चीजें बताएंगी। ठीक है, सपोज स्पेसिफिकली सपोज दैट द रेट कांस्टेंट फॉर ईच स्टेप ऑफ द लीडमैन मैकेनिज्म शो अरहेनियस बिहेवियर। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो लीडमैन मैकेनिज्म में जो मैंने अलग अलग स्टेप पढ़े हैं वो सारे किसको एक्सप्लेन करते हैं, अरहेनियस बिहेवियर को फॉलो करते हैं। हाउ आर द मेजर वैल्यू ऑफ ए एंड ई ए रिलेटेड टू द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि ए और ई ए की वैल्यू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर से किस तरीके से रिलेटेड है, एंड द एक्टिवेशन एनर्जी और द इंडिविजुअल स्टेप। ठीक है, फॉर द हाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज उन लोगों ने पूछी है, कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होता है, K1 K2 अपॉन K-1 होता है। देखो ये मैंने ऊपर नीचे बताई है, देखो चीज कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये चीज होती है K1 अपॉन K2 डिवाइडेड में K-1 होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन मैं निकाल चुका हूँ कि K ऑब्जर्व किसके बराबर आ जाएगा, K1 K2 अपॉन में K-1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने किसकी बात कही है, हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के, और हाई कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद देखो डिनोटेड द एक्सपेरिमेंटली मेजर वैल्यू ऑफ ई एंड ई ए। ठीक है, बाय ए ऑब्जर्व एंड ई ए ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो अगर इसके ऑब्जर्व की वैल्यू बताऊं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली मैंने कि कौन सिंपल अरहेनियस थ्योरम लगाई है। अरहेनियस क्या कहता है कि k इज इक्वल टू ए की पावर ए इंटू में ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ठीक है, तो ये तो क्या है, मेरा ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट है एट हाई कंसंट्रेशन। तो इसके लिए ए ऑब्जर्व मेरा कोई एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया और ई एक्टिवेशन ऑब्जर्व स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब उन लोगों ने क्या कहा था कि हर जो रिएक्शन मैकेनिज्म, जो लीडमैन मैकेनिज्म का जो हर स्टेप है वो किसको शो करता है, आपका अरहेनियस बिहेवियर को शो करता है। तो पहला स्टेप क्या था आपका, पहला स्टेप था आपका एक्टिवेशन का, दूसरा स्टेप क्या था आपका डीएक्टिवेशन का, और तीसरा स्टेप था आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। तो हर के लिए लिख दोगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कौन सा है आपका कि ए प्लस ए कंबाइन होके क्या बना रहे हैं आपका। ठीक है, फर्स्ट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, ए स्टार प्लस में ए बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज बना रहे हैं, ये है आपका K1, ये है आपका K1। सेकंड में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ए स्टार है, ठीक है, वो किसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके उसे अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, मतलब दोबारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं गया। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे ए प्लस ए बन गया। ठीक है, तो सेकंड के लिए लिख दिया। थर्ड में आप लोगों ने क्या किया था कि जो भी मेरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट था या फिर जो मैं कहूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए आप रेट फंक्शन लिखते थे K2। तो हर स्टेप के लिए अगर अरहेनियस बिहेवियर दिखाया जाए तो इस तरीके से तीनों के लिए आप लोगों ने इक्वेशन लिख दी, K1 इज इक्वल टू A1 ई माइनस ई ए वन माइनस आर टी, के माइनस वन ए की माइनस वन ई की पावर माइनस ई ए माइनस वन फॉर्म में आर टी, और K2 इज इक्वल टू A2 ई की पावर माइनस ई ए टू में आर टी। ऐसे आप लोगों ने तीनों के लिए अरहेनियस बिहेवियर लिख दिया। अब तीनों की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन पर आपका रिलेशन क्या है कि के ऑब्जर्व इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन में K-1 सबकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, के ऑब्जर्व की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी। ठीक है, पहले स्टेप की जुड़ जाएगी। ठीक है, फिर ये वाले स्टेप की भी एक्टिवेशन एनर्जी जुड़ जाएगी और माइनस हो जाएगी इसकी। ठीक है, और ए ऑब्जर्व का भी आपका रिलेशन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ए ऑब्जर्व आएगा आपका A1 A2 अपॉन में A-1। ये चीज आप लोगों ने करके देखनी है कि कैसे ये वाली रिलेशन कैसे है और ये वाली रिलेशन कैसे है, और इस रिलेशन को याद भी रख लेना, किसी से ना भी हो तो भी याद रख लेना। ठीक है, नहीं तो देखेंगे, मैं करवा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको याद जरूर रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। सीधा सीधा एक्टिवेशन का रिलेशन पूछेंगे पेपर में, सीधा सीधा एक्सपोनेंशियल फैक्टर का रिलेशन पूछेंगे। ठीक है, बता दिया तो अच्छी बात है, ना बताया तो आपको पता है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें और भी लिखी हैं उन लोगों ने कि ऑल्दो लीडमैन मैकेनिज्म प्रेडिक्ट द करेक्ट क्वालिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, कहते लीडमैन ने क्वालिटेटिव बिहेवियर तो अच्छा बता दिया कि जो रिएक्शन की रेट है कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, बट इट फेल। ठीक है, ये फेल हो गया, किसमें फेल हो गया, टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल डाटा।
ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो ये डाटा दे रहा था थ्योरेटिकल और जो एक्सपेरिमेंटल चीजें आ रही थी उनमें फर्क था। ठीक है, कहते लो कंसंट्रेशन का क्या हो रहा है, देखो एट वेरी लो कंसंट्रेशन द फेलियर रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द मैकेनिज्म डज नॉट एड्रेस द डिटेल ऑफ हाउ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस टेक्स प्लेस। मतलब जो आपकी लो कंसंट्रेशन पर किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ बोथ इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर एनर्जी ट्रांसफर आर एबल टू ब्रिंग दिस जनरल आइडिया इनटू क्वांटिटेटिव एग्रीमेंट। ठीक है, विदाउट मतलब ये जो आप लोगों ने एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ग्राफ से अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे संतोष उपाध्याय की बुक में लिखा हुआ है, देखो ये ग्राफ देखो, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये ग्राफ आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये जो ग्राफ था जो हम लोगों ने पढ़ा था इस इक्वेशन से, थ्योरेटिकल ये आ रहा है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ये आ रहा है। तो मतलब लो कंसंट्रेशन का क्या आ रही है, डेविएशन आ रही है, और यही क्या था लिटमैन की प्रॉब्लम थी। ठीक है,